नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, हम रुख करेंगे सीधा शाम का और शाम की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि जो एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है, सियासी तब्दीली रोनुमा हुई है, इख्तिदार की तब्दीली रोनुमा हुई है, और इसके साथ ही कुछ ऐसे तबसरे भी शुरू हो चुके हैं जिसके हवाले से उनको भी हम शामिल करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि शाम में ये इख्तिदार की जो तब्दीली हुई है, इसके पीछे मज़ीद क्या हक़ाइक़ हैं, जो नज़र आ रहा है वो क्या है, और जो नज़र नहीं आ रहा है जिसको देखने की ज़रूरत है वो दर हक़ीक़त क्या है। यानी जज्बात से हटकर और फिर कुछ ऐसी बातों से हटकर जो किसी सूरत यानी हक़ाइक़ से उसका कोई वास्ता नहीं है। आज हम हमेशा की तरह कोशिश यही करेंगे कि इस मामले को समझें जो 2011 में अगर हम देखें जिस तरह से अरब स्प्रिंग या फिर बहार अरब जिसको नाम दिया गया था, जिसमें अरब ममालिक, कई सारे अरब ममालिक यानी तबाह व ताराज हुए। बहरहाल वो अरब स्प्रिंग कितनी एक्चुअल थी, कितनी जेन्यून थी, ये अलग बहस है। लेकिन उससे हटकर अगर हम देखें तो जिस तरह की शाम में सूरत हाल हुई थी, तबाही हुई थी और बर्बादी हुई थी और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और बड़ी तादाद लोगों की जो है इनकी जानें तल्फ हुई थी, यानी ईंट से ईंट बजा दी गई थी शाम की। और न सिर्फ शाम बल्कि दीगर अरब ममालिक भी उस लिपेट में आ गए थे। लेकिन शाम में हमने ज़रूर ये देखा कि यहाँ पर रशिया के मुदाखलत के बाद दाइश का खात्मा किया गया था। हमने दाइश को देखा एक्टिव सीरिया में, हमने अलकायदा को देखा एक्टिव सीरिया में, और बहुत सारे यानी फ्री सीरियन आर्मी और जो अपोजिशन थी जबहतुन नुसरा वगैरह वगैरह मुख्तलिफ धड़े और मुख्तलिफ ग्रुप्स जिन्होंने बशारुल असद के तख्ते को पलटने के लिए पूरी अपनी तवानाई झोंक दी। और इनके पीछे कौन था ये दुनिया जानती है, और मगरिब, यकीनन मगरिब था। और लेकिन इसके बावजूद इनको नाकामी हुई, बशारुल असद को वो हटा नहीं पाए थे, क्योंकि यहां पर ईरान का सपोर्ट बशारुल असद को था और रशिया का सपोर्ट भी बशारुल असद को था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब जहां गाजा में कत्ले आम चल रहा है और फ़लस्तीनियों पर मजालिम रोज़ाना इस कदर हो रहे हैं, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी दरमियान हमने देखा कि चंद दिनों में यानी 29 नवंबर से लेकर अगर अभी तक अगर हम देखें तो महज यानी ये एक हफ्ते के दरमियान हमने देखा कि एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई शाम में। और यहाँ पर यहाँ की जो अपोजिशन, जिसको यानी बाज़ ममालिक ने दहशतगर्द करार दिया और इसके सरबरा के सर पर एक बहुत बड़ा इनाम भी अमेरिका की जानिब से है, उनकी जानिब से एक ऐसी पेशरफ्त होती है कि पहले एक शहर हलब, फिर उसके बाद हमा, फिर उसके बाद हम्स, और उसके बाद फिर आज की जो खबर रही जो सारी मीडिया में है वो ये है कि दमिश्क में ये दाखिल हो गए और ऐलान कर दिया कि हमने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। और ये बात भी सामने आ गई कि बशर अल असद ने दमिश्क को छोड़ दिया है। अब इसके साथ ही बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं और बहुत सारी बहस भी चल रही है। बहरहाल इसी पर हम बात करेंगे कि ये शाम में जो तब्दीली रोनुमा हुई है, दर हकीकत जो बात की जा रही है बज़ाहिर वो क्या है और इसका पस मंज़र एक्चुअल क्या है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दिफाई तज्ज़ियाकार। डॉक्टर साहब गहरा यानी जायज़ा रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं सूरत हाल पर, और जब भी हम वक्त आपसे जो है यानी तलब करते हैं तो आप इनायत फरमाते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा, मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप कहाँ से इसका आगाज़ करेंगे। जिस तरह से हमने वो अरब स्प्रिंग भी देखी थी और जिस तरह से हमने देखा था कि बशार अल असद के ख़िलाफ़ यानी मुकम्मल तौर पर जो भी इसका माजी रहा है तो पूरी ताकत झोंकी गई थी, लेकिन उस वक्त यानी एक 15-16 किलोमीटर तक सिर्फ जो है इक़्तिदार बाकी रह गया था। सब कुछ यानी जो मुखालिफिन थे, दाइश का जो ग्रुप था वो उनके अंडर चला गया था। लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि रशिया का इन्वेजन हुआ और फिर बशार अल असद की हुकूमत को बचा लिया गया। अब क्या ऐसा मामला हुआ है कि हम देख रहे हैं कि बड़ी आसानी के साथ, बाज़ाहिर तो हम ये देख रहे हैं कि बड़ी आसानी के साथ ये दाखिल हो गए दमिश्क में और बशार अल असद ने जो है छोड़कर जो है वो निकल भी गए। तो इस सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं और आप कहाँ से आगाज़ करेंगे, माजी से या हाल से? जी देखिए, शाम जिसको सीरिया बोलते हैं इंग्लिश में, जी जी। तो शाम में जो हालात बदले हैं
खास करके 27 नवंबर से जी जी। और 27 नवंबर 2024 इसी साल, हम्म। और आज जो है आपके एक हफ्ते हो रहे हैं टोटल, करीब जी। एक हफ्ते 10 दिन। इसमें कहा जाए कि जियो पॉलिटिकल चेंजेस आए, मतलब काफी रेडिकल चेंज आया है हम्म। सीरिया के पोजीशन में। चाहे सीरिया की पॉलिटिक्स को आप देखें, जी। या उसके ज्योग्राफी को आप देखें, या उसकी टोटल पॉलिसी को आप देखें। हम्म। सीरिया जो है वो एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जी। और इसके जो बॉर्डर्स हैं आपके, वो इजराइल से भी हैं। हालांकि इजराइल ने खुद जो है सीरिया की टेरिटरी को हड़प कर रखा है, मतलब जिसको बोलते हैं गोलन हाइट्स, जी जी। और वो करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उसका रकबा है, हाँ। और वहां पे 42 से ज्यादा यहूदियों के सेटलमेंट हैं गोलन हाइट्स में, और ये जी। इलीगल है, यूनाइटेड नेशन का करारदाद भी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मजीद एक जो सबसे ऊंची पहाड़ी है आपकी उसी गोलन हाइट्स के पास में, जी जी। माउंट हरमोन, जी। और जो सीरिया के साइड से जो वो पहाड़ था, जहाँ पे सीरियन आर्मी जहाँ पे रहती थी, तो वो छोड़ के चले गए सीरियन आर्मी। जी। तो उस पे उसको भी इजराइल ने अभी मेरे ख्याल से ये एक दो दिन में कब्जा कर लिया है। जी। तो जो जो जियोग्राफिकल सिचुएशन थी वो चेंज हो रही है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इराक बॉर्डर और जो सीरिया बॉर्डर है, जी। वहां पे अमेरिकन बेसेस हैं, यूएस के, जी। और वहीं पे ऑयल का अड्डा भी है काफी, मतलब ऑयल वेल्स हैं काफी ज्यादा। जी। और करीब 900 तो कहते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हो, अमेरिकन फोर्सेस वहां पे हैं। और उसी एरिया में उसको बोलते हैं देर अज़ोर, तो उसी एरिया में आप देखेंगे कि एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, जी। जिसको जो कुर्दों का फ्रंट है, हाँ हाँ। और कुर्द जो है वो करीब 10% हैं पूरे सीरिया की पॉपुलेशन के। जी। तो उन्होंने वहां पे कब्जा जमा लिया है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो लोकल लोग हैं, जिसको इजराइल ने काफी सपोर्ट किया था, रिबेल्स, जो आपके गोलन हाइट्स के पास में, मतलब कि हाँ, इजराइल के नॉर्थ में। जी जी। तो वो रिबेल्स ने उस एरिया में वहां पे अपना वो क्याम कर लिया, मतलब अपने एरिया को ले लिया है। और शायद उनसे झड़प इनकी हो रही है या होने वाली है। ये जो अभी जो तहरीर, हाँ, जो है हिज़्बुत तहरीर अश-शाम, तहरीर अश-शाम, जी जी, हाँ, एसटीएस, जो है, जी हाँ। हाँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो द्रूज हैं उसी एरिया में, तो द्रूज भी जो है वो एंटी असद हैं, और वो भी इजराइल के साथ में है थोड़े से अभी फिलहाल। जी जी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके जो फ्री सीरियन आर्मी है जी, और एचटीएस है, तो ये क्योंकि बहुत सारे जितने रिबेल्स हैं उसमें ज्यादातर जो रोल है वो एचटीएस का है। अच्छा, जी। और एचटीएस को खुद टर्की ने भी इसको टेररिस्ट करार दिया था। हाँ। और ये जो इसके हेड हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी, गोलानी, जी, गोलानी ही बोलते हैं, हाँ, जोलानी जोलानी भी बोलते हैं, जी हाँ, जवालानी बोलते हैं, जी हाँ, जी हाँ, जिसको ये बेसिकली ये पूरी इनकी जो फैमिली थी वो आपके गोलन हाइट्स के रहने वाले लोग थे। जी जी। और बहुत ही हाई फैमिली बैकग्राउंड है अच्छा, गोलानी का, और बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट। लेकिन 67 में जब गोलन हाइट्स को इजराइल ने इलीगली कब्जा कर लिया, तो वहां से फैमिली वो चली गई दमिश्क। जी। गोलन हाइट्स भी सीरिया का था, और दमिश्क जो है वो आपकी कैपिटल है, दमस्कस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जी जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये सऊदी अरब में जो इनकी पैदाइश हुई, ये जो बोला जाता है सऊदी अरब में इनकी पैदाइश नहीं नहीं सुनना नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। जी। इसमें तो ये भी न्यूज आ रही थी कि जो है ये बिल्कुल अननोन पर्सनालिटी। जी जी। तो इस तरह की बात नहीं, जो वो दमिश्क में ही पैदा हुए। अच्छा, जगह का नाम मुझे याद नहीं है, हाँ वो मेरे पास है। और 1992 में शायद पैदाइश इनकी। जी जी। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो टर्की वाला जो बॉर्डर है सीरिया का, जी, वो काफी 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो वहां पे जो है वो जो इडलिब है, इडलिब बहुत बड़ा एरिया है इडलिब जी। तो इडलिब में टर्किश जो बेसेस है वहां पे, और टर्की ने मिलिट्री इंटरवेंशन वहां पे किया था लेट अगस्त 2016 में। तो आप ये देखेंगे कि
मतलब ये कब्जा मतलब कि असद के हटने के पहले जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी वो फ्लूइड थी। मतलब कि वो छलक रही थी कि भाई कि वो हम अमेरिका ने वहां पे कब्जा कर रखा है, कुर्दों ने वहां पे कब्जा कर रखा है और प्रो टर्किश ने वहां पे कर रखा है, द्रूज ने यहाँ पे कर रखा है। जी जी। लेकिन अब जो है ये असद के जाने के बाद हाँ हाँ। ये लोग बिल्कुल अपने अपने जगह को कंट्रोल में लिए हुए। तो इससे जो अब इसमें हो सकता है कि भाई मतलब ये तो हो गया नहीं भाई किसी का घर है जाके कब्जा कर ली उसके 1 रूम को, 2 रूम को, 30 रूम को। हाँ हाँ। इसलिए आप देखें कि इजराइल में जो आपके जो सेटलर पॉलिटिशियन है, जी, सेटलर है मतलब सेटलर का मतलब ये हुआ कि 1967 के बाद जो इजराइल ने टेरिटरी को कब्जा किया था फलस्तीनियों के, जी जी, तो उसको यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भाई ये इलीगल है जी, और जो सेटलमेंट है वो भी इलीगल है। वो यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है और आईसीजे ने भी कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है। जी जी। तो उसके जो सेटलर वहां के जो रहने वाले हैं, हाँ हाँ। वही लोग आजकल इजराइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए इजराइल की जो पॉलिटिक्स है वो काफी रेडिकल है। जी जी। और निहायत ही अफसोसनाक और क्रूअल है। ब्रूटल ब्रूटल दैन बीस्ट। जी। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम और कब्जा करें वहां पे जाकर सीरिया में। ठीक है। हाँ मतलब कि सीरिया में इन्होंने कब्जा तो कर लिया, पर मैंने जो बताया कि जो पहाड़ी थी उस पे जो है अपने जाके फौज को बैठा दिया। जी जी। मतलब उसको बोलते हैं बफर जोन। तो बफर जोन पे आपका कब्जा नहीं हो सकता ना, बफर नहीं हो जोन सकता। तो जी हाँ। दोनों के बीच में है। जी हाँ। तो जियो पॉलिटिकल वहां पे सिचुएशन, अच्छा वहां पे जो एक ये था कि भाई एक कोई सेकुलर हुकूमत थी या रिलीजियस हुकूमत नहीं थी, उसका खात्मा हो गया। जी। ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे कि असद के बारे में यह है कि असद ने खुद रिजाइन किया। अच्छा। और लास्ट मोमेंट पे वो रशियन बेस जो है आपके, रशियन बेस 100 या 200 किलोमीटर कोस्टल लाइन है इसका सीरिया का। जी जी। वो साउथ में मतलब दमिश्क के साउथ में। जी जी। तो वहां से वो फ्लाई करके अननोन प्लेसेस पे एक रिपोर्ट ये है कि फिर रडार से उनकी जहाज जो है गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो रिजाइन करके वो आदमी उसके बाद उसने अपने फैमिली को, वाइफ को शायद रशा भेजा। जी हाँ। जी। और फैमिली मेंबर्स को यूएई भेजा। लेकिन आप देखेंगे कि 5 दिन पहले जो रशिया का जो नवल फोर्स है, नवल बेस है वहां पे जी जी। आपके सीरिया में, जी। तो उसने ऑलरेडी अपने शिप को हटाना शुरू कर दिया था, जो वारशिप्स थे। अच्छा। जी। जो बड़े इंपॉर्टेंट गैजेट थे रशिया के, वो हटाना शुरू किया। इसका मतलब है कि इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि अब जो है वो हुकूमत वहां पे खत्म हो जाएगी। और उसकी वजह ये भी रही कि जो आपके जो एग्जॉस्ट हुए लोग आपके इजराइल और लेबनान वार में और इसमें गाजा में, गाजा वार में जी, तो इसके वजह से भी वहां पे जो है लोगों को, जो रिबेल्स थे, जो अपोजिशन फोर्सेस थे, उनको मौका मिला। जी। और जो असद की हुकूमत थी वो बेसिकली कहा जाए कि वुल्ली फुसफुसी टाइप की हो गई थी। जैसे आपने देखा होगा कि मुसलसल कभी अमेरिका उस पर बॉम्बिंग कर रहा है, कभी आपके इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है। और जो सीरिया के जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन में, वो हमेशा अपना शोर कर रहे हैं कोई क्या हो रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जी हाँ। मतलब जो चाह रहा है उसको मार रहा है। जी हाँ। तो ये आप देखेंगे कि जो सीरिया में जो अपोजिशन ग्रुप्स थे, जो ग्रुप्स थे, जी भाई पहले तो ये सब फोर्सेस थे ही नहीं सीरिया में। जी। सीरिया में असद के खिलाफ जो डिमोन्स्ट्रेशन हुआ, जी, वो दरा एक रीजन है जिसको लोग दारा बोलते हैं, दरा है। जी हाँ। तो दरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सुन्नी बेल्ट है। जी जी। और जो सुन्नी है वो आपके काफी, मेरे ख्याल 74% है वहां पे। जी। और जो अलवाइट है वो आपके 13 या 15% है। तो जो पॉलिटिकल पावर है वो अलवाइट के पास है जी ज्यादा। जी। तो वहां पे 2000 आपने जानते हो कि जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग का जो ड्रामा चला 2009 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। जी जी। और 2011 में आपके लीबिया को ये लोग खा गया, अमेरिका और फ्रांस मिलके। जी। और उसी 2011 में आपके वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ असद के खिलाफ कि जी यहाँ हाँ। डेमोक्रेसी लाई जाए। जी हाँ। तो डेमोक्रेसी से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हाँ। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया। जी।
मतलब गवर्नमेंट की भी फेलियर रही है। असद का फेलियर ये रहा कि असद ये सही से उसको डील नहीं कर पाया। मतलब उन्होंने फौरन ये कहा कि भाई ये लोग जो है फॉरेन फोर्सेस जी। हालांकि फॉरेन फोर्सेस बाद में आए। हो सकता है ये भी सही हो कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले लोग हैं वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड हो सकता है। जी जी। ऐसा हुआ भी। मतलब इजिप्ट में जो तहरीर स्क्वायर में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो 56 लोगों से शुरू हुआ था पहले। जी जी। और शुरुआत हुई थी आपके SMS से। फिर सोशल मीडिया का भी रोल रहा। जी हाँ। लेकिन वहीं के लोग थे जी। और सीरियन अपोजिशन थी। तो जब वहां पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो और वहां पे जो है लोगों का गुस्सा बढ़ा। जी हाँ। जब सिचुएशन खराब होती गई तो आप देखेंगे कि जो इराक में जो अलकायदा लड़ रहा था अमेरिकन से, जी। हालांकि अलकायदा भी जो था वो वेस्टर्न प्रोडक्ट था। जी हाँ। और वेस्ट के अप्रूवल से ही आपके जो गल्फ कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जी, लोग जानते होंगे, तो गल्फ कंट्रीज ने उनको वेपन दिया और हालांकि यूएस अमेरिकन ऑफिसर्स ने उनको ट्रेनिंग भी दी। जी जी। जॉर्डन में उनका एक सेंटर भी था जो कोऑर्डिनेट करता था, जी, है ना। तो और ये अप्रूवल से हुआ, और जो भी आर्म्स और किस तरह के आर्म्स दिए जाए, हेवी आर्म्स दिया जाए या छोटा दिया जाए। तो वहां पे जब अलकायदा आना शुरू हो गया इराक में, जी, तो वहां पे जो है उस लड़ाई को बना दिया एंटी शिया। पहले एंटी असद था, बल्कि एंटी कहा जाए एंटी ऑथोरिटेरियन। जी हाँ। फिर एंटी असद, जी, फिर आपके एंटी शिया, जी, फिर एंटी ईरान, जी, फिर वहां पे सेक्टेरियन वार शुरू हो गए। जी हाँ। सेम चीज जो इराक में हुआ। ये आप देख रहे थे कि इराक में भी 2003 के बाद वहां के जब यंग लड़के जब लड़ रहे थे अमेरिकन के खिलाफ, अमेरिकन मारे जा रहे थे वहां पे, जो ऑक्युपाइंग जो अमेरिकन थे वहां पे जिन्होंने कब्जा कर रखा था। 2003 की बात होता है। जी जी। तो वहां के ऑक्युपाइंग फोर्स ने वहां पे शिया और सुन्नी की मस्जिद में बम ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। जी जी। तो वहां पे जो फाइट थी इराकियों की अमेरिका के खिलाफ, वो अब आपस में होगी, खुद अब इराकी लोगों में फैल गई, मतलब शिया और सुन्नी। जी हाँ। हालांकि इराक में कभी ऐसा हुआ नहीं शिया सुन्नी का मामला। हालांकि शिया सुन्नी थे, आपस में लड़े नहीं। आप उठा के देख लीजिए पूरे ओटोमान हिस्ट्री में, जी, सीरिया में भी नहीं लड़े। हाँ। तो ये जो आपके सल्फी जो तकफीरी और बहुत हार्ड कोर टाइप के जो लोग थे, सऊदी फंडेड जी, और गल्फ फंडेड, जी, तो इन्होंने वहां पे काफी गंदगी मचाई। और इन्होंने जो है आपके अलकायदा इन इराक, फिर अलकायदा इन आपके सीरिया पैदा हुआ। जी, फिर सीरियन आर्मी थी ही जो, जिसमें बहुत सारे जो असद के जो फोर्सेस थे वो डिजर्ट करके चले गए थे वहां पे। जी, जी, उसको जो है वो टर्की सपोर्ट कर रहा था। और अलकायदा को, जो अलकायदा के लोग थे उनको जो है गल्फ कंट्री सपोर्ट कर रहे थे ओपनली। जी, और जो वेस्ट के जो थे वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। जी, मतलब कि इनके ट्रेनर्स में, इनके आईडी ब्लास्ट में एक्सपर्ट थे ये लोग, कार बॉम्ब ब्लास्ट में एक्सपर्ट थे, जी, स्नाइपिंग में एक्सपर्ट थे। कहाँ से एक्सपर्ट आ गए? और ये वो लोग थे जो अलकायदा में लड़ चुके थे अफगानिस्तान में। और इसमें अब तो उसके बाद जो है अलकायदा इन इराक, जो अलकायदा इन सीरिया जो है, जी, वो आपके 2013 में बन गया ISIL, जी, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांट, इराक एंड सीरिया। हाँ, इसको ISIL भी बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इन सीरिया। जी जी, है ना, ये है। तो अब चीजें वहां पे जो है बिल्कुल चेंज हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि जो लीडिंग फोर्स है वहां पे सीरिया में, लीडिंग फोर्स है वो HTS है, हयात तहरीर शाम। जी जी। तो हयात तहरीर शाम में इसके जो हेड है आपके अबू मोहम्मद अल जोलानी, गोलानी, हाँ जी, गोलानी और जोलानी। जी जी। हाँ, तो इस गोलानी में आप देखेंगे काफी चेंजेस आए। मतलब कि ये आदमी जो है वो इराक जाता है सीरिया से, जी, ताकि मैं वहां पे अलकायदा को ज्वाइन करता वहां पे। जी जी। अलकायदा वहां पे जो पहले तो एंटी अमेरिकन स्टैंड लिया इराक वहां पे अलकायदा ने। जी हाँ। शुरुआत की एंटी अमेरिकन से। जी हाँ, बिल्कुल। अब फिर आ गया एंटी शिया पे, शिया सुन्नी करना शुरू कर दिया। हाँ। उसके बाद ये जनाब पकड़े गए
वहां पे इराक में। फिर अमेरिकन जेल में, जो अमेरिकन जेल था आपके हुक्का कैंप में 8 जो जेल में रहे मेरे ख्याल से 5 साल जी। 2008 में वहां से रिलीज हुए। उसके बाद जब सीरिया में, अब फिर वहीं रहे इराक में वहां पे क्या इन्होंने किया इसका डिटेल्स मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, और इजरायली मीडिया में भी नहीं है। जी जी जी। लेकिन मैं इजरायली मीडिया में भी बहुत सारी चीजें जो आती हैं मैं उसको देखता हूँ जी जी, इंफॉर्मेशन के लिए जी। उसके बाद आप देखें कि 2011 में जब प्रॉब्लम शुरू हुआ सीरिया में, तो ये जनाब सीरिया आ गए जी। गुलानी जो है, और सीरिया आने के बाद इन्होंने अलकायदा इन इराक जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, अलकायदा इन सीरिया जो एस्टेब्लिश किया और यहाँ पे जो है ये काम करने लगे। उसके बाद फिर इन्होंने जो है अलकायदा को छोड़ा जी, फिर नुसरा फ्रंट बनाया जी, है ना। उसके बाद फिर नुसरा के बाद जो है इन्होंने HTS बनाया जी। और ये जो गुलामी है ये इन्होंने अलकायदा को छोड़ा, मतलब कि अबू जरकावी को छोड़ा, अबू मुसाब जरकावी जो जॉर्डानियन था जी। उसके बाद अबू बकर बगदादी उसको छोड़ा जी। उसके बाद आपके सीरिया में इसने जो है फाइट किया आपके अलकायदा वालों से भी, ISIS वालों से भी फाइट किया, मतलब उससे अलग हुआ ये। जी जी। उसके बाद आप देखेंगे कि वहां के जो सीरियन रेवोल्यूशनरी फ्रंट थे उससे भी लड़ाई हुई। अच्छा जी। तो इस आदमी ने काफी तब्दीली की, और तब्दीली का मतलब ये रहा कि ये जो है उनके बहुत ही ज्यादा हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट, उनको मारना उसको मारना कत्ल करना ये सब चीजों से मतलब दूर होता गया ये आदमी। जी जी। इसीलिए वेस्ट में इसको बोलते हैं मॉडरेट रेडिकल। अच्छा जी। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये रेडिकल नहीं है, ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडिकल नहीं है। अच्छा। तो इसने जो स्टैंड लिया वो फाइनली ये स्टैंड लिया कि भाई अभी जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ सीरिया में है और हम असद की हुकूमत को चेंज करेंगे, हटाएंगे जी। और जो हुकूमत आएगी वो एंटी इस्लामिक नहीं होगी, प्रो इस्लामिक होगी जी। इसके अलावा ये स्टैंड इन्होंने लिया कि जितने भी फॉरेन फोर्सेस हैं इराक में सबको यहाँ से जाना होगा। हाँ। चौथी चीज इस आदमी ने ये कहा जी। आपके रिपोर्ट्स में है इसके बारे में, बहुत ज्यादा रिपोर्ट तो नहीं है इसके बारे में जी जी, कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं ये आपके 27 नवंबर से शुरू हुआ, तो जितने माइनॉरिटीज थे उसमें जैसे आपके दुरूज हैं या अलवाइट हैं या क्रिश्चियन SD हैं। जी जी, यस। तो क्रिश्चियन वहाँ पे 10% है करीब। जी जी। तो उसको भी वहाँ पे एश्योर किया और लोगों को अपने कहा कि इनको तंग नहीं करना, किसी को भी कोई तंग नहीं, कोई भी मार्टी को तंग नहीं करना। फिर ये भी कहा कि कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। जी जी। फिर ये भी कहा, ये भी मौका दिया कि जो भी प्रो असद लोग हैं, जो असद के लोग हैं, वो अपने आप छोड़ करके हमारी तरफ आ जाए। अच्छा जी। मतलब ये मौका दिया कि भाई जैसे कि पहले झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। हाँ, यानी वो खत लो से आप देखेंगे। जी जी। हाँ, और इस बीच आप देखेंगे कि सीरिया में एक आदमी जो कि अलकायदा से पैदा होता है, अलकायदा से बनता है अपने आप को, फिर वो उसको छोड़ता है, फिर अलकायदा सीरिया को छोड़ता है, फिर ISIS को छोड़ता है ना, और फिर वहां पे इसने अपने आप को, चूंकि वहीं का वो आदमी है रहने वाला सीरिया का, जी जी, तो इसने अपने आप को लोकलाइज किया वहां पे। जी डॉक्टर साहब, यहीं से हम बात को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है छोटा सा, फिर ज़रूर जो है आप यहीं से जो है हम बात को शुरू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मोबाइल साहब में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं शाम में होने वाली तब्दीली के हवाले से, और शाम में ये ग्रुप जिसका नाम हयात हिज़्बुत तहरीर शाम है, जिसके सरबरा अबू मोहम्मद अल जोलानी या अल गोलानी, तो बहरहाल इनके हवाले से डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि ये ISIS के साथ भी रहे, अल-कायदा के साथ भी रहे, और फिर उसके अलावा यानी जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उस वक्त जो कहलाए उनके साथ भी रहे, लेकिन फिर उसके बाद सबसे अलहदा होते रहे और फिर उनसे फाइट भी इन्होंने की, और फिर उसके बाद अभी तक वो कायम रहे। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने ब्रेक से पहले जो सारी तस्वीर जो आपने बताई, तो
अब तक जी। ये कायम ग्रुप रख पाए, और फिर इसके बाद फिर हमने देखा कि वो CNN को भी एक इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर फिर एक मरतबा जो है यानी हमला करते हैं। तो इस दरमियान जो कुछ मामलात हुए, वो जो तब्दीली है, वो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या तब्दीली है और फिर किस तरह से ये जो है दमिश्क तक पहुंच पाए। डॉक्टर साहब जी। देखिए, दमिश्क तक पहुंचने में आपने देखा कि इटली में तो ऑलरेडी इटली में जो प्रो टर्किश फोर्सेज है, फ्री सीरियन आर्मी, काफी स्ट्रांग है वहाँ पे, हम्म और वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट भी उनकी मौजूद है। हम्म अच्छा, टर्की इसलिए इन्वॉल्व है कि वहाँ पे करीब टर्की में कम से कम ऑफिशियली 3 मिलियन, अनऑफिशियली 4 मिलियन सीरियन वहाँ पे है। जी जी। तो सिर्फ 5 लाख ही सीरियन जो है वो वापस आए। हम्म तो टर्की के अवाम में काफी नाराजगी है गवर्नमेंट के खिलाफ, जी इस जी। वजह से कि वहाँ पे ज्यादातर हम्म एरियाज में वो आपके सीरियन रिफ्यूजीज हैं वो। हम्म और बहुत सारी चीजें हैं, टाइटल जैसे ले लें, मैं लेबर पैनल है, से ये कहूँगा। है, जी जी है ना, जी डॉक्टर साहब। तो चीप लेबर भी वो देते हैं। तो इससे जो टर्किश अवाम का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो काफी हर्ट हो रहा है। जी। तो वो एर्दोगान ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से टर्की जो मामला जो है वहाँ का सॉल्व हो, लोग वहाँ पे वापस जाएं। हम्म आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब तख्ता पलट हुआ तो लोग वापस जाने का प्लानिंग करना शुरू कर दिया लोगों ने। जी। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि एर्दोगान ने काफी कहा भी कि भाई आप जो है निगोसिएशन कीजिए, हम्म इसलिए कि सन 2011 में जब वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई, जी। और फिर वहाँ पे आपके रशियन भी आ गए, बॉम्बिंग करना शुरू किया, फिर अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे काबिज हो गए। उसके बाद इजराइल जो है वहाँ पे बहुत कुछ किया होगा, उस पर तो रिसर्च हुआ नहीं है, जी तो हर जगह मौजूद रहता है ना ये। जी। इसके अलावा आपके जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने जो है वहाँ पैसा और वेपन ये सब जो है गल्फी ग्रुप्स और तकफीरी ग्रुप्स इसको लाना वहाँ शुरू किया। जी। तो वहाँ पे जो है हालात जो है वो आपके खराब होते गए। इसलिए आप देखें कि सन 2020 में वहाँ पे सीज फायर हुआ जी। और सीज फायर के बाद जो है वो कोशिश की जाती है कि भाई पीस सेटलमेंट हो और नेगोशिएशन हो, रिकंसिलिएशन हो जी। लेकिन वहाँ पे फेलियर मैं ये समझता हूँ कि जितने प्लेयर्स हैं वहाँ पे, हाँ हाँ, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो सऊदी हो, या गल्फ कंट्रीज हो, या कतर हो, या रशिया हो, जी, इजराइल हो और अमेरिका हो, ये सारे प्लेयर्स। अच्छा, ईरान भी है ना डॉक्टर साहब इसमें? जी हाँ, ईरान भी है, सॉरी, ईरान हो, है ना, और हिजबुल्लाह। तो मैं ये कहूंगा कि हिजबुल्लाह को छोड़ करके, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो एक कंट्री तो है नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और हिजबुल्लाह जो है उसके साथ सर्वाइवल का मामला है। सर्वाइवल के साथ जो है उसके ऊपर जो एक ऑब्लिगेशन है कि भाई मैं साथ दूं फलस्तीनियों का, ये भी लोग पिटे हुए लोग हैं। तो हिजबुल्लाह को छोड़ के जितने भी पार्टीज और प्लेयर्स हैं सब जो है वो कहीं ना कहीं काफी फेल हुए अपने पॉलिसी। अच्छा जी, इंक्लूडिंग आपके बशर अल असद जी। अच्छा, बशर अल असद के बारे में ये कहा जाए कि वो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ था, मैं ये कहूंगा कि वो इस्लामिक नहीं था, लेकिन इस्लाम की मुखालफत में ऐसा नहीं था जैसा लोग दिखाते हैं। जी जी। इसलिए कि वहाँ के जितने सुन्नी मुफ्ती हैं वो उनके साथ रहे जी, बल्कि सुन्नी जो सबसे ग्रैंड मुफ्ती थे उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितने भी वहाँ पे फोर्सेस हैं, शुरू में आपके जो अलकायदा टाइप के जो फोर्सेस थे, जी जी, तो उनको ग्रैंड मुफ्ती जो है उन्होंने कहा कि उनका नाम था ग्रैंड मुफ्ती शेख मोहम्मद कफ्तारो। जी जी। इन्होंने कहा कि ये जितने लोग हैं इस तरह के, ये जायनिस्ट हैं, अमेरिकन है और ब्रिटिश इन्वेडर। जी जी। तो वहाँ के लोग जानते हैं कि बेसिकली क्या है। और तो ये सब इनकी पॉलिसी फेलियर है। बशर असद के दिमाग में ये आ गया कि भाई जो भी उनके खिलाफ है वो जो है वो बाहर से स्पॉन्सर्ड है, जी, वो सारे टेररिस्ट हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अब जो है ईरान और भी दूसरे लोग अब HTS को टेररिस्ट नहीं कह रहे हैं, बल्कि वेस्ट में भी जो डिस्कशन चल रहा है वो कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच कीजिए कि ये क्या पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है ना। इसलिए कि देखिए जो भी डेवलपमेंट हुआ 27 नवंबर से जी, तो उसमें ज्यादातर जो कैजुअलिटी हुई है वो आपके रिबेल्स की हुई है, मतलब अपोजिशन वालों की। जी जी। ठीक है, कैजुअलिटी डेथ काफी कम हुई, तबाही कम हुई। जी हाँ। अब बहुत आसानी से, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के भी लोग थे, ये भी अब
मतलब समझ गए थे कि अब हम पोसीदा हो गए, मतलब अब हमारी जरूरत नहीं रही। जैसे आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो सोचता है कि अब क्या जवान, अब तो हमें मरना है। जी जी तो असद का जो एक जो पर्सपेक्टिव था वो गलत था। जी। भाई जो भी अपोजिशन में है वो हमारा दुश्मन हम्म। है ना। और टर्की को ये उन्होंने कहा कि आप अपनी फौज को वहां से हटाइएगा तब हम आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे। जी अब टर्की वहां से फौज को हटाएगा तो वहां पे कुर्दिश आ जाएंगे। जी कुर्द को अमेरिका ने जो है सपोर्ट कर रखा है। कुर्द जो है वो आपके जो कुर्दिश फोर्सेज है वहां पे, आर्म फोर्सेज जो सीरिया में है, जी वो काफी अगेंस्ट है टर्की की। जी हाँ, तुर्की के खिलाफ है। तो टर्की की अपनी मजबूरी है। जी हाँ। तो वहां पे असद ने हम्म। और ये किया। उसके बाद आपने उसके बाद देखें कि असद को जो और करना चाहिए था लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जी। वो नहीं कर पाया। हम्म। वो सिर्फ अपने आप को बचाना, अपने हुकूमत को बचाना किसी तरह से। इसलिए आपने देखा होगा कि मुसलसल इजराइल जो है इस पे अटैक करता रहा। जी जी जी। और असद के फोर्सेस से ज्यादा हम्म। वहां पे ईरानियन जो लोग थे या जो ईरानियन सपोर्टर जो वहां पे आर्म्ड लोग थे उनको मारा, जी। और हिजबुल्लाह को मारा। न रशियन को मारा ना आपके असद को मारा। ये अभी हाल में 2-3 रोज पहले इजराइल ने, जी, अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने वहां पे जो ईरानी कमांडोज थे, गवर्नमेंट, हाँ जो सीरियन गवर्नमेंट के जो अपने आर्म्स डिपो थे और लॉन्चर थे मिसाइल के, उसको तबाह कर दिया। जी जी। ताकि ये हाथ में न लगे एचटीएस के। अब बड़े ये दूरदर्शी लोग हैं भाई, ठीक है। तो इनकी ईरान की कमी ये रही कि भाई ईरान से फोकस रहे हिजबुल्लाह पे, और कि हिजबुल्लाह को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इजराइल से जो है हम ये रहे। लेकिन आप देखेंगे कि ईरान भी ये कोशिश नहीं कर पाया कि असद को मजबूत कर पाए। जी। हो सकता है ये भी हो कि भाई असद ने भी ना कुछ सोचा हो कि हम इनसे मदद लें इस तरह से सारा कुछ। डॉक्टर साहब, एक तबसरा ये चल रहा है कि क्या ये टर्की, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान की कोई ऐसी मतलब खुफिया डील है कि जिसके तहत एक बड़ी खूनरेजी जो वेस्ट की जानिब से या इजराइल की जानिब से जो सारी बिसात बिछाली गई थी सीरिया में, तो उसको रोकने के लिए यानी बशर अल असद को अपने एतमाद में लेकर इनको विड्रॉल करवाया, और एक मॉडरेट जो ग्रुप है जिसके बारे में जिस तरह से आपने भी कहा, जिसको कहा जा रहा है वेस्ट में, तो उसको मौका फराहम किया गया। जी नहीं, देखिए वहां पे अभी जितने भी ग्रुप है वो सब मॉडरेट है। जी जी। देखिए जो अलकायदा का फेस था वो खत्म हो गया। यानी डॉक्टर साहब ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना आसानी से बशर अल असद का दमिश्क छोड़ देना और ईरान का खुद अपने जो है सिफारती अमले को वापस तलब कर लेना, यानी वहां पर जहां बहुत ही ज्यादा फाइट थी, इवन रशिया का भी जिस तरह से आपने शिप का जिक्र किया, वहां से जो है विड्रॉल करना, तो ये जो सारी चीजें लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रही कि इतना आसानी से ये सब क्यों हो गया। क्या कोई वाकई कोई खुफिया डील है? जी नहीं, हमें तो नहीं लगता कि खुफिया, हमें तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं। जी जी। लेकिन मैं सोशल मीडिया को देख नहीं रहा हूँ। सोशल मीडिया पे ज्यादातर चीजें जो है कुछ को छोड़ के वो मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ हार्ड फैक्ट्स देख रहा हूँ जो आपके अमेरिका से लेके इजराइल और वेस्ट और टर्की और रशिया इसमें जो भी है, तो मैं उसी से डेटा ले रहा हूँ ज्यादातर। तो आपने देखा कि जो अच्छा टर्की का ये रहा कि टर्की भी अपने ऊपर फोकस रहा कि भाई इस तरह से मेरा बॉर्डर जो है सिक्योर हो, यहाँ पे जो है वो कुर्दी जो है वो मजबूत ना हो। तो मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि जो है असद मजबूत रहे। रशिया को आप देखेंगे, रशिया अपने इंटरेस्ट में था कि हमें जो है मेडिटेरियन सी में एक्सेस मिल जाए। अच्छा जी। इसलिए आप देखेंगे कि मेडिटेरियन सी के पास में ही लताकिया में इसका ये नवल बेस है। जी जी जी। और रशिया ने मजीद जो मतलब रशिया भी सेल्फिश रहा ना भाई, इसने भी कोशिश नहीं की कि हम जो है असद, देखिए असद की मजबूती डिपेंड कर रही थी एंटी इजरायली फ्रंट पे। तो जो भी आदमी वहां पे था, अगर वो एंटी इजराइल स्टैंड लेता जी तो असद को मजबूती, भाई असद को खतरा था किससे? इजराइल से है। सबसे पावरफुल कंट्री तो वही है ना वहां पे जी, या जो अमेरिकन बेस है वहां। लेकिन असद पर तो सबसे बड़ा मुस्लिम दुनिया में ये इल्जाम है कि बहुत बड़ा मतलब कातिल रहा है, बहुत सौ को जो है हलाक किया है, इनके वालिद ने भी बहुत जुल्म सितम किया है वहां के लोगों पर, मेजॉरिटी पर। जी हाँ, ये बात सही है कि मेरे ख्याल से 1980s की बात है कि उसमें वहां पे प्रोटेस्ट हुए जी। अब प्रोटेस्ट उन्हीं ने किए थे, बेसिकली दरा में हुए थे और बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। जी जी। तो प्रोटेस्ट को सप्रेशन में काफी लोगों को मारा है वहां। ये बात तो सही है। मतलब हाफिज
इसके फादर और ये ऐसा नहीं था कि भाई ये तो खुद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर था ना ये असद, इसने एमबीबीएस किया था वहां से लंदन से जी, और फादर का अचानक डेथ हुआ तो ये यहाँ पे आ गया। तो भाई ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट तो था ही, इसमें कोई शक नहीं जी। और मतलब अब इनका जो नजरिया था वो ये था कि जो भी इस्लामिक है वो थ्रेट है, सारा कुछ है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि वहां पे अब कोई जो है वो कोई ज्यादातर मॉडरेट है, श्री सीरिया भी मॉडरेट है जी, और आपके जो HTS है ये भी मॉडरेट है। वहां पे हिजबुल्लाह जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर लिया वहां से। लेकिन डॉक्टर साहब इस्लाम पसंद मॉडरेट हैं, मतलब मॉडरेट से मुराद वो मतलब मॉडर्न तो नहीं है, मॉडरेट है, मोतदिल है, एतदाल पसंद है जी, एतदाल पसंद। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मॉडरेट को छोड़ दीजिए आप, ये कहिए कि वो भाई अलकायदा वाले लोग हाँ नहीं है वो जिस तरह से तकफीरी ठीक है या दाइश वाले जैसे थे जी जी जी, नया ISI वहां पे सेक्टेरियनिज्म नहीं है, अगर सेक्टेरियनिज्म होता वहां पे अब हो सकता है कि वहां पे सेक्टेरियनिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा जी, लेकिन मुझे लगता है कि लोग वहां पे इतना झेल चुके हैं और चीजों को जान चुके हैं। हाँ, जैसे वहां पे आप देखेंगे फ्री सीरियन आर्मी, तो फ्री सीरियन आर्मी मजबूत क्यों? इसलिए कि लोकल सपोर्ट है उनके पास। जी जी। HTS मजबूत क्यों है? इसके पास लोकल सपोर्ट है वहां पे ना। हाँ। और जिस तरह से HTS के आपके इसमें मतलब लीडरशिप में जो चीजें हुई हैं डेवलप जी, तो उससे लोगों में और जो है कॉन्फिडेंस आ गया ना कि भाई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ और बहुत चीजों से एक तरह से मतलब पीसफुल ट्रांजिशन हुआ, इसलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं भागा जी जी, और बल्कि ये इंडिकेशन दिया भाई कि आप जो है इसको हुकूमत को ऐसे ही चलाइए और बाकी चीज हम देखेंगे। तो मतलब ये है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर वो मुक़द्दस मकामात के हवाले से यानी हमको ये भी खबरें आ रही थी ईरान से कि हम जो यानी जो मुक़द्दस बारगाहें हैं या जो हम कहेंगे कि जो वहाँ की हिफाजत के लिए ये करना होगा, जो सारी चीज़ें चल रही थी वो अब जो है मतलब दाइश के मौके पर जो सूरत हाल थी वो अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर हस्बे मामूल सारे काम चल रहे हैं जी। हाँ, दाइश जो ISIS था तबाही मचाई थी उन्होंने, ग्रुप था, स्पॉन्सर्ड ग्रुप था, इसमें मोर देन 90 कंट्रीज के लोग थे जी जी, और हमें नहीं लगता है कि गल्फ कंट्रीज के लोग या वहाँ की लीडरशिप इतने होशियार और इतने अक्लमंद है कि 91 कंट्रीज के मिलिटेंट्स को और दहशतगर्दों को एक जगह पे कोऑर्डिनेट करके लाए जी जी। इसमें बहुत बड़ी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट है हाँ, और उसमें वो भी है जो जिसने फलस्तीन पे को मार रहा है, उसमें वो भी ताकत मौजूद है, शामिल है जी जी। हाँ भाई, इराक में क्या किया अमेरिका? सेक्टेरियनिज्म लाया, लीबिया में क्या लाया? वहां पे सेक्टेरियनिज्म लाया जी, और सेक्टेरियन जहां भी वायलेंस आता है वहां पे ये आदमी शामिल है जो फलस्तीन को मार रहा है जी हाँ जी हाँ, इनकी ये पूरी तरह से शामिल है जी, यानी शिया सुन्नी और ये जो मसले की जो तजाद। डॉक्टर साहब अब यहाँ पर बिल्कुल हम बिल्कुल कम वक्त मतलब आखिरी मरहले में हम प्रोग्राम के, अब यहाँ पर तजस्सुस लोगों का ये भी है कि भाई अब इनके आने के बाद क्योंकि गज़ा में जिस तरह का कत्लेआम चल रहा है और जो फ़लस्तीन में जो कुछ मामला है उसके हवाले से क्या असर हो सकता है? पॉजिटिव बात हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है? इजराइल फ़ायदा उठा सकता है या फिर इजराइल को भी कोई थ्रेट है? जी डॉक्टर साहब, और फिर साथ ही साथ क्या रशिया और ईरान बिल्कुल दूर हो गए यहाँ से? जी देखिए, प्रेजेंट पोजीशन में इजराइल को बहुत फायदा हुआ है जी, वो फायदा बहुत इसलिए हुआ है कि जो ईरानियन इन्फ्लुएंस था आपके सीरिया में वो खत्म हो गया। अच्छा, जो गोलन हाइट्स के बॉर्डर पे जो इजराइल का कब्जा था वो खत्म हो गया। हिजबुल्लाह की जो सीरिया का जो कब्जा था और हाँ, सीरिया का भाई, सीरिया की अपनी टेरिटरी थी, तो उसके लोग थे वहाँ पे गोलन हाइट्स के आपके बफर जोन के उस तरफ जी जी। उसके अलावा हिजबुल्लाह जो थे वो लोग बहुत सारे जो उनके पास आर्म्स वगैरह आते थे वो उसी रास्ते से आते थे, तो उनका वहाँ पे उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया हाँ, तो इससे हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ बल्कि हिजबुल्लाह के एक्टिविज्म में एक रोक लगा। अच्छा, और ईरान के भी एक्टिविज्म में रोक लगा। अच्छा, ये जो तब्दीली आज हुई है जी, हाँ हाँ, इससे तब्दीली जो हुई है, लेकिन इमीडिएट तो फायदा हुआ है इजराइल को, इमीडिएट जी। अच्छा, हाँ, इमीडिएट फायदा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको नुकसान हुआ। कैसे डॉक्टर साहब? इसलिए आप देखेंगे कि इजराइल के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि कहीं ये फायदेमंद होगा या नुकसान करेगा हमारे लिए। जी हाँ, तो मतलब ये तो सोच रहे हैं भाई कि अभी तो हमें लग रहा है कि मीठा है, बड़ा मजा आ रहा है,
लेकिन पेट में जाने के बाद लंबे अरसे के बाद पता नहीं क्या बने। जी। तो अमेरिका को और आपके इजराइल को वहां पे इमीडिएट तो मजा आ रहा है वहां पे कि हमने कुर्दों को मजबूत कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने तो अपने लोगों को वहां पे है रख दिया, वो हमारे ये है, हमने वहां हॉस्पिटल ही बनाया और फला किया सारा कुछ। लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको झेलना पड़ेगा, इसलिए कि वहां पे जो हुकूमत आएगी, और जो एचटीएस ने ये कहा है, बल्कि ईरान ने भी कहा है जी, और टर्की भी ये कर रहा है कि भाई जो अवाम की वहां पे जो हुकूमत, अवाम लोग वहां पे हुकूमत बनाए। हाँ जी, हाँ। इसलिए वहां पे जो आपके नेशनल काउंसिल है, कोलिशन, उसने कहा कि 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड है। 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें 6 महीने के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा जी। और जो पहला इलेक्शन होगा वो रेफरेंडम होगा। अच्छा जी। तो इसका मतलब है कि वहीं के लोग इसको, पहले क्या होता था, पहले क्या, आप देखिए जब अफगानिस्तान में हुआ था तो कहाँ डिसाइड हो रहा है, बॉन्ड में, मतलब कौन डिसाइड कर रहे हैं, यूरोपियन डिसाइड कर रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेटिव लोग हैं ज्यादा, इसलिए कि सीरिया के लोग काफी पढ़े लिखे भी थे ना। जी हाँ। और ये सब तो ऐसे नहीं है कि जाहिल जपट टाइप के लोग हैं। जी हाँ। तो वहां पे जिस तरह से ये हुकूमत बना रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन, जैसे आप देखें कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज उनको मारा जा रहा है। जी हाँ। आईएसआईएस क्या करता था कि मारते थे, उठा लेता था उनकी लड़कियों को। ये तो पागल टाइप के, वो तो टेररिस्ट थे बिल्कुल। जी हाँ। अभी इसीलिए आप देखें कि ईरान भी एचटीएस को वो मिलिटेंट बोल रहा है, मिलिशिया बोल रहा है, टेररिस्ट नहीं बोल रहे। जी जी। नहीं बोल रहा है। और लेकिन रशा बोल रहा है। जी जी। तो इनके रशा को अपने, अच्छा रशा ने इतनी बॉम्बिंग की वहां पे, और नेचुरली बॉम्बिंग से होता है कि सिविलियन को नुकसान होता है। जी जी। तो रशा की गलती से और रशा की बॉम्बिंग से नुकसान पहुंचा आपके असद को। भाई जिन लोगों के घर तबाह हुए वो तो असद को ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। किसी की वजह से हुआ है ये। जी हाँ। तो सब ने मिला जुला करके इस तरह की हरकत की जिससे असद जो है वो या तो बदनाम हुआ या कमजोर हुआ या निकलना पड़ा, से रिश्ता उसका खत्म हो गया। जी हाँ। अब नेचुरली लोगों का एतमाद खत्म हो चुका था जी। और मुझे इसलिए मैंने कहा कि वहां पे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। लेकिन वहां पे जब नई हुकूमत आई या जो नया इक्वेशन वहां पे डेवलप हुआ है जी, लेकिन उन्होंने कहा कि फॉरेन फोर्सेस आप वहां से खाली करो। हाँ। अब खाली करने में हो सकता है ये भी कहें कि भाई गोलन हाइट्स हमारा वापस दो। जी, इसराइल को बोल सकता है ना भाई, इसराइल गोलन हाइट्स तो इसराइल का, सीरिया का है वो। जी हाँ। तो उसी सिचुएशन में आगे बढ़ के मुझे ये लगता है कि वो इसराइल के लिए वो खिलाफ जाएंगे। वहां पे हुकूमत, नई जो हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत आएगी, देखिए अगर सेक्टेरियन वार होता है वहां पे, मान लीजिए भाई हो सकता है ये लोग सेक्टेरियन वार करा दे, जैसे इराक में इन्होंने कराया, लीबिया में कराया जी, तब भी वहां पे इसराइल और अमेरिका को नुकसान होगा। अच्छा। इमीडिएट तो इनको फायदा है। विद इन 10 ईयर्स वहां पे इनको काफी नुकसान होगा। वहां पे आप, और बहुत सारी भविष्यवाणियां भी हैं वहां पे। जी जी। जो बुल्गारिया की जो लेडी है, जो नाबीना, जो इंतकाल कर गई 1996 में, जी जी, बाबा वेंगा। जी जी। तो बाबा वेंगा ने तो पिटिशन किया था ना कि इसी साल जो है वो फॉल होगा आपके असद का, मतलब की हुकूमत का वहां पे। अब फिर तीसरी जंग की शुरुआत होगी। अब यूक्रेन का देख ही रहे हैं कि यूक्रेन को अब एयर जेट जो है वो नॉर्वे या पता नहीं किसने अभी दिया है जी, नॉर्वे ने, यार एक स्कैंडिनेवियन कंट्री ने, मतलब इतनी हिम्मत होगी उनकी। और उसने ये भी कहा कि ईस्ट जो है वेस्ट को बर्बाद कर देगा। जी। तो लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि जो वेस्ट की जो चीजें हैं वो उनका प्रोस्पेक्ट ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, ये जो हिज़्ब उत-तहरीर शाम है, इनका बेस, क्योंकि कोई भी ग्रुप, कोई भी जो है बग़ैर किसी सपोर्ट के वो मतलब ना क़ायम रह सकता है और ना आगे बढ़ सकता है, तो इनको वाक़तन किसका सपोर्ट नज़र आ रहा है और अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी और फिर फ़लस्तीन के मामले पर क्या इसका असर होगा अगर हम देखें? हाँ जी, देखिए जो अपर मिडिल क्लास है जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि रशिया और ईरान क्या वाक़तन जो है शाम की सरज़मीन को इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि बड़ा अहमियत का हामिल ख़ित्ता है इनके लिए, चाहे वो रशिया के लिए हो चाहे वो ईरान के लिए हो। देखिए एचटीएस ने ये कहा, बल्कि इराक ने खुद भी कहा, एचटीएस ने कहा कि भाई ईरान भी नहीं इंटरफेयर करे ना इराक इंटरफेयर करे। हाँ, तो इंडिकेशन इसका मतलब है कि इजराइल भी ना करे।
अब इनको सपोर्ट किससे मिल रहा है कि ये स्टेबल रह सकें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई भी नहीं रह सकता डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा था कि जो जी आपके अपर लेवल है, जो एलीट लेवल है, जो मिडिल क्लास है, जी अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये तो जी फ्री सीरियन आर्मी है। इसमें हम्म इसका बहुत बड़ा बेस है वहाँ पे, जिसके बहुत सारे जो हुकूमत के लोग हैं उसमें शामिल है। हम्म इसके अलावा आप देखेंगे जो लोअर मिडिल क्लास है, जो आम तबका है, जी ये आपके एचटीएस के साथ है। जो हम्म पूरा सुन्नियों का जो गढ़ है वो इनके साथ है, हम्म इसलिए कि वहाँ के जो सुन्नी थे वो कभी भी एतमाद नहीं करते थे अलकायदा बाहर के लोगों पे। हाँ जी तो चूंकि जो वहाँ का लीडर वो खुद वहीं का है, वो बाहरी तो है नहीं, जैसे जरकावी था और आपके बगदादी था। जी जी और जुहैरी था, इस तरह का वो तो है नहीं। हम्म जैसे ओसामा बिन लादेन का क्या जरूरत था वहाँ पे जी हाँ अफगानिस्तान में, तो बाहर का आदमी है, भाई सऊदी था वो। हम्म तो लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि बशर असद के बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, मिलिट्री कमांडर थे, इन्होंने भी जो है सरेंडर किया। अच्छा हम्म उसको कमेंटेटर बोलते हैं कि इन्होंने दगा किया। हम्म सरेंडर इसलिए किया कि वो ग्राउंड सिचुएशन से वाकिफ थे। जी भाई उसमें तो होता कि फर्दर और किलिंग होती, अगर वो लड़ जाते तो फर्दर किलिंग, लड़ते तो हो सकता था कि लड़ाई जो है वो 3-4 महीना खिंच जाती। जी जी असद की ऐसी नहीं ताकत नहीं थी कि वो बिल्कुल खुश हो जाते, जी अगर वो लड़ते तो कई महीने वो लड़ते, जी जी लेकिन उससे बड़ी तबाही होती, और तबाही जब होती तो उसमें फॉरेन प्लेयर्स को बड़े आसानी से वहां मौका पे मिल आने का जाता। मौका मिल जाता। हाँ तो इसलिए ये एक तरह से अच्छा हुआ कि वहां पे मतलब अमन के साथ जो है या कम खून खराबे के साथ वहां पे चीजें तब्दील हो गई। हाँ जी हाँ अब मुझे जो परेशानी आ रही है वो ये है कि वेस्ट में जो जिनकी आदत है खूनरेजी करना, तबाह करना, साजिशें करना, दहशतगर्दी करना, है ना, जी और लोग बम फोड़ना, है, और कम लोगों को मारना, दूसरे की जमीन पे कब्जा करना, दूसरे के मकान में अपना बेस बना लेना। जी अब इनकी क्या शातिराना पॉलिसी होगी, अब मैं इस पे देखने की जरूरत है। इस पे जी बिल्कुल। इसलिए कि अब जो भाई इनका कार्ड था वो ओपन हो गया। हाँ और इनका जो मेन ये था कि असद को जाना, तो असद चला गया ना, तो अब तो ये आ गए। यानी जो मसला था कि यहाँ पर एक माइनॉरिटी है, उनकी हुकूमत है और वो जुल्म करने वाले थे, मेजॉरिटी को मौका नहीं मिल रहा, उसकी वजह से खून खराबा करवाती, वो खत्म हो गया। आधे मिनट में बोलूं कि देखिए, जब सोवियत यूनियन की फोर्सेज जब चली गई थी आपके वहां से अफगानिस्तान से 1989 में जी, तो जितने मुजाहिदीन ग्रुप थे अफगानिस्तान के, वो 7 ग्रुप थे मुजाहिदीन के, 7 ग्रुप थे। जी जी तो 7 की एक कोशिश हो रही थी कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बने। वहां पे अमेरिका ने बनने नहीं दिया, इन लोग आपस में लड़ाया। जी जी उसी के बाद आप देखें नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट आई, और जितने 7 ग्रुप थे वो अपने अपने जगह पे काबिज हो गए, और वहीं अपने ही लोगों को इन्होंने जो है तंग करना शुरू किया, लूटना शुरू किया। जी जी कोई औरत की शादी हुई है तो उसकी जेवर को लूट लिया, उसे रेप कर दिया। उसी दौरान आप देखें कि 2004 में, 1994 में तालिबान पे इमरजेंस हुआ 6 लोगों से। जी जो ओरिजिनल तालिबान, मतलब कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं था। जी जी ठीक है, तो वहां पे बनने नहीं दिया उनकी हुकूमत को। तो हो सकता है ये हरकत यहाँ पे करें, जी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि वहाँ के लोग इतना झेल चुके हैं, चीजों से वाकिफ है वहाँ के लोग। जी वो होने नहीं देंगे। एचटीएस हो, चाहे फ्री सीरियन आर्मी हो, चाहे वो इंटरिंग गवर्नमेंट हो वहाँ पे, या नेशनल कोलिशन काउंसिल हो वहाँ पे, वो सब लोग वाकिफ है इस बात से जी तो इनके क्या क्या किस तरह से चेस बोर्ड पे ही खेलते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमारे पास माजरत के साथ 1 मिनट है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीरिया में जो सिचुएशन है वो शायद अमेरिका के लिए एक टफ सिचुएशन रखेगा फॉर बहुत ही नियर फ्यूचर में। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 मिनट में मैं चाहूँगा, 1 मिनट रह गया हमारे पास, वो ये कि मैंने जिस तरह से आपसे सवाल ये भी है मेरा कि ठीक है अवामी तायीद है और वहाँ के कुछ ग्रुप्स की भी तायीद है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जंगों में जब तक कोई यानी रसद फराहम ना हो, जब तक कोई यानी मेटेरियलिस्टिक यानी सपोर्ट ना हो, कोई भी टिक पाना, वो भी इस तरह के जो है खित्ते में, वो शायद मुश्किल होता है। तो वो इनको किसका सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, किसका सपोर्ट हो सकता है या अभी तक मिला है या मिल रहा है या मिलेगा? जी डॉक्टर साहब। भाई एक तो आप देखेंगे फ्री सीरियन आर्मी है, तो उनके पास तो जो कुर्द है उनके पास तो वेपन डायरेक्ट अमेरिका दे रहा है। ठीक है। जो आईएसआईएस के पास जो बहुत सारे हथियार थे वो आपके गल्फ कंट्रीज, मतलब बेसिकली फ्रॉम द वेस्ट थ्रू गल्फ कंट्रीज आया। जी जी।
अब तो भाई HTS के सारे हवाले हथियार से को डॉक्टर खा साहब। तो नहीं गए, वो तो बचे हुए होंगे, तो जी इनके पास भी होंगे। उसके जी बाद फिर इनके अपने लोकल टैक्सेस हैं, फिर जी उसके बाद इनके अपने डॉक्टर साहब, अब investment बात हैं। सवाल यही तो है ना कि HTS को किसका सपोर्ट मिल रहा है? HTS को जो है अब जो जिन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, जिनको अब जो हुकूमत का दावा कर रहे हैं, इनको किसका जो है सपोर्ट भाई मिला है? जी देखिए एचटीएस को अमेरिकन सपोर्ट तो नहीं है ठीक है। कि अमेरिका, अगर एचटीएस जो है वो आईएसआई टर्की का है? साथ में, इसलिए कि आई टर्की का नहीं है, इसलिए कि टर्की ने एचटीएस को जो है वो टेररिस्ट करार दिया है। फिर किसका हो सकता है डॉक्टर साहब? मतलब इतना आसानी तो नहीं हो सकती कि आप चाहे एक मरा हुआ ही शख्स क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी वहां पर मशीनरीज हैं, बहुत सारी ताकतें मैं वही इन्वॉल्व कह रहा हैं। हूँ जी कि देखिए वहां पे एचटीएस जो है, एचटीएस की मतलब की सिचुएशन ऐसी रही कि एचटीएस पिटा भी और इसने पीटा भी, अच्छा और इसने आपके 2014 से ये मुसलसल लड़ता रहा अलकायदा से, आईएसआईएस से, फिर फलां ग्रुप से, फिर फलां ग्रुप से, और ये फिर अपने एरिया को बढ़ाता रहा और जी लोकल इसमें शामिल है। ठीक है तो लोकल बेसिस का बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ठीक है। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने अपनी जगह को छोड़ दिया, पुलिस को तो उसको लूट लिया, जो भी हो गया इस तरह का। लेकिन अब वो जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा एचटीएस। ठीक है। ये जो है बहुत ही पावरफुल, लोकली बेस्ड, लोकली ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पे एक ग्रुप है, यानी मुकामी सतह पर बहुत जबरदस्त इनको सपोर्ट है। मुकामी ठीक है। मुकामी नहीं होता तो इतना आसानी नहीं से हो थोड़ी सकता होता भाई। आपने अलेप्पो को ले लिया, आपने हमा अब को ले लिया, आपने बिल्कुल होम्स को ले लिया, आपने दमस्कस जी को डॉक्टर ले लिया। साहब, यकीनन हम इस हवाले से मजीद एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें मैं चाहूँगा कि जो है मजीद, चूँकि बहुत सारा तजस्सुस रहा है और फिर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होंगे उस पर ज़रूर मैं आपसे वक्त लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर साहब वक्त दिया। नाज़रीन, बहरहाल देखते हैं कि शाम में अब आने वाले दिनों में, चाहे वो चंद घंटे हों, चंद दिन हों या चंद महीने हों, मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और उसके असरात खित्ते पर क्या होते हैं, क्या शाम में वाकई अमन कायम होता है, और फिर साथ ही साथ गज़ा पर, फ़लस्तीन पर उसके असरात क्या होते हैं, और वाक़तन जो तागूती ताकतें हैं उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये चंद दिनों में शायद पता चल जाएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।